नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। एक तरफ बीजेपी सनातनियों की बात करती है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 400 पार का भी नारा दिया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहती है और लगातार स्टार प्रचारक बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं शिव कुमार डहरिया। इनका नाम भी शिव और कुमार है, ये राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव हैं। मेरा भी नाम मल्लिकार्जुन है, मतलब शिव का अष्टलिंग में मेरा लिंग है। और वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। वहीं अब लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी का रथ कांग्रेस रोकेगी, ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय जी हैं कांग्रेस से, प्रवीण जी हैं भाजपा से, विनोद जी हैं राजनीतिक विश्लेषक और दुलारे अंसारी जी हैं छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ। आप चारों मेहमानों का वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के मैं पहला सवाल जो है प्रवीण जी से कर लेती हूँ। प्रवीण जी, देखिए, क्या इस बार का चुनाव धार्मिक चुनाव है? क्या धर्म पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है या विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? आप सभी को नमस्कार। भारत माता की जय कहना चाहूंगा। आपके सामाजिक चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, लेकिन विकास के विषय पर जिस प्रकार हमने काम किया है उसके उत्तर नहीं दे पाने के कारण हमारे कांग्रेस मित्र लगातार प्रचार करने के लिए कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टारगेट कर रहे हैं और आज तो हमारे धर्म के विशेष को लेकर टारगेट कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है। आप ही ने अपने वक्तव्य में आदरणीय मुझे कोट किया कि खड़गे जी क्या कह रहे हैं कि हमारे शिव जी का मुकाबला राम से है। मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ। कौन से हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बता दीजिए कि शिव जी और राम जी की प्रतिस्पर्धा हुई है? मुझे एक ग्रंथ बता दीजिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा और आप जानती भी है, देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों की गई थी। जब प्रभु श्री राम वनवास में थे और जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो शिव जी की आराध्या करते हैं, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, वहां पर शिव जी की अर्चना की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वो लंका की ओर कूच किए और विजय प्राप्त की जनता जानती है। लेकिन इस प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हैं जो हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो मत कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि शिव जी और राम जी की प्रतिस्पर्धा होती है। यही इनकी मानसिकता है, क्योंकि देखिए लगातार जब से इनकी सत्ता से गई है ये लगातार बौखला गए हैं और बौखलाहट में आप कुछ भी कुछ कह रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आदरणीय महोदया, मैं 2014 की रिपोर्ट करूंगा। जब 14 में इनकी सत्ता गई थी केंद्र से, तब इन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं एक एनडीए, उनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि एक वर्ग विशेष को लेकर ये ज्यादा महत्व दे रहे थे। उस रिपोर्ट का जो दो वाक्य है, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वॉज प्रो माइनॉरिटी एंड एंटी मेजोरिटी। इसका मतलब आपने एक सामुदायिक धर्म विशेष को ज्यादा प्राथमिकता दी और बहुसंतों का आपने अपमान किया। ये मैं या भाजपा का प्रवक्ता नहीं कह रहा, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं कह रहा, एक एनडीए जो कांग्रेस का वरिष्ठ कद्दावर नेता है उनकी रिपोर्ट कह रही है। तो धार्मिक तुष्टिकरण की बात कौन करता है? जनता जानती है। इनकी रिपोर्ट ने प्रभावित कर दिया है। रही बात प्रदेश की हम बात करें तो जिस प्रकार इनके 5 साल तक राज इन्होंने किया था, इनके राज में क्या हुआ था? वीरनपुर की घटना होती है और वीरनपुर की घटना होने से पहले वहां पर बड़ी आम जनसभा होती है और मैं आपके सामान्य चैनल पर डेट भी कोट कर रहा हूँ कि 7 फरवरी 2023 को आम जनसभा होती है। जनसभा जो है अनुरोध करती है प्रशासन से कि प्रशासन यहाँ पर बड़ा कुछ जो है घटना हो सकती है, आप यहाँ पर संज्ञान लीजिए, कुछ काम करिए। लेकिन 2 महीने और 1 दिन के बाद वीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक लोगों की हत्या की जाती है और उसके 2 दिन बाद 2 लोगों की और हत्या होती है। तो सरकार के संज्ञान में तो सारे विषय थे, आपने को काम नहीं किया। जब जी प्रदेश में प्रवीण आपकी जी, सत्ता देखिए, थी तो मैं आपने क्यों संजय जी से धर्मांतरण किया? रुक कर लेती हूँ, अब संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। क्या कांग्रेस जो है राजनीतिक धर्म के मुद्दे पर नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस सिर्फ विकास की बात करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पर इस बार का चुनाव लड़ी है? आपका क्या कुछ कहना है संजय जी? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज जो डिबेट को लेकर 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। प्रचार प्रसार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं
धर्म की राजनीति के भी मामले जो है लगातार सामने आते रहते हैं। कांग्रेस कई दफा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और इस बार का चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार। कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार करेगी तो देखने वाली बात होगी। वहीं यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है और किस प्रकार का बदलाव इस बार होगा ये भी बड़ी बात है और इस बार देखना होगा कि किस प्रकार से बदलाव होगा। एक तरफ राहुल गांधी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन दोनों में आपस में टकरार जो है लगातार देखने को मिल रही है। जी प्रवीण, संजय जी आप जवाब दे रहे थे, आपसे सवाल लिया था मैंने, क्या धर्म की राजनीति हो रही है? जी 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 बिल्कुल। मैं यही बता रहा हूँ कि धर्म की राजनीति कांग्रेस न कभी की और न कभी करती है। धर्म के नाम को लेकर के वोट पाने की जो राजनीति है वो भाजपा का हथकंडा, और ये मैं नहीं पूरा देश जानता है। ये भाजपा के लोग कहते हैं, आज भी इसी को कहते राम को हमने लाया, और ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर कि ये धर्म की राजनीति करती है। ये लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन की बात को लेकर के पूरे देश में कि राम को हमने लाया, राम को हमने एक झोपड़ी से उठा करके मंदिर में बैठाया। मतलब ये इतने बड़े लोग हैं कि भगवान राम को हिला सकते हैं। तो धर्म की राजनीति कौन करता है? पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस हमेशा से देश की संविधान को, देश की संविधान के नीति के तहत, चुनाव आयोग के नीति के तहत और अपने एजेंडा के को लेकर के जनता के बीच में जाती है। जनता को जो कार्य है, जो जनता के हित में है, अपने मैनिफेस्टो को लेकर के चुनाव लड़ती है। लेकिन भाजपा क्या करती है? कहीं भी जब महंगाई की बात करें तो ये मंदिर की मस्जिद की बात करेंगे, कहीं भी पेट्रोल के दामों की बात करेंगे, ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, कहीं 15 लाख की बात करेंगे, ये राम मंदिर की बात करेंगे। तो धर्म को लाने वाले तो भाजपा के लोग हैं, जो लोगों को प्रमाण पत्र बांटते हैं सनातनी का और जाति और धर्मों का, और ये कहते हैं कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है। तो इसके लिए इनको खुद जवाब देश की जनता देगी। और इस बार जिस बात को लेकर के चल रहा है, मैं बता दूं कि इस बार देश की जनता परिवर्तन चाहती है। 10 साल में मोदी जी ने जो देश के अंदर, देश के चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे शिक्षित युवा हो या फिर वो नारी माताएं हैं, सभी के साथ उन्होंने धोखा किया है। और इसलिए इस बार देश की जनता चाहती है। संजय जी, खड़गे जी ने भी बयान दिया, उन्होंने भी शिव को बात की, तो क्या ये धर्म के बीच की बात नहीं हुई? क्या धर्म को लेकर के खड़गे जी ने बात नहीं की? फिर यदि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम को बीच में लेकर आती है, तो खड़गे जी ने भी अभी बयान दिया था, क्या उन्होंने शिव को लेकर के बात नहीं की? फिर ये धर्म की राजनीति हुई या नहीं हुई? देखिए, जितने भी हमारे जो नामकरण होते हैं वो कुंडली को दिखा करके ब्राह्मण के माध्यम से नामकरण होते हैं किसी का। अब उन्होंने कह दिया शिव है तो भगवान शिव के एक अंश है, उनके नाम को लेकर के हैं, या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे हूं तो शिव के 8वें रूप के अवतार में मेरा नाम भी पड़ा हुआ है। तो वो कोई गलत बात को नहीं किए हैं कि, और किसी को उस चीज के लिए नहीं बोल रहे कि राम से लड़ाई होगी, शिव की लड़ाई होगी। उन्होंने एक बोल के भाषा में उस बात को प्रयोग किया। और हर जगह इस चीज की होती है, जब उदाहरण प्रस्तुतिकरण की बात होती है तो लोग तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने अभी उदाहरण के रूप में ही कहा कि जब भगवान राम को लंका जब जाना था तो उन्होंने जो पूजा पाठ किया, समुद्र के किनारे में जो मंथन किया, शिवलिंग बना करके उन्होंने जो पूजा की और वहां जाने की अनुमति मांगी। तो ये एक, जब हम किसी बात को रखते हैं और बात को रखने के बीच में अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो ये नहीं होते। लेकिन ये तो हमेशा भगवा और सनातन और राम इसी पे लड़ते हैं। ये मेरे से नहीं, आप भी इस चीज को जानते हैं और देश की एक एक जनता जानती है कि धर्म की राजनीति को करता कौन है। जी प्रवीण जी से पूछ लेते हैं। जी प्रवीण जी से पूछ लेते हैं। सभी धर्मों को हम बराबर मानते हैं। प्रवीण जी से पूछ लेते हैं, क्या सिर्फ आप राम को लेकर के राजनीति कर रहे हैं? ऐसा सवाल संजय जी का है आपसे। देखिए, जिस प्रकार आदरणीय खड़गे जी का बयान आया है, निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि कौन राम के पक्ष में है, कौन नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम
कि लद्दाख एम्स मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, तब वहां पर आमंत्रण देने के बावजूद आप वहां पर क्यों नहीं गए? क्योंकि इनकी मंशा जो है राम जी के प्रति आज तक कभी थी नहीं। जिन कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा देकर कहा प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है, तो किस प्रकार राम जी की बात करते हैं? राम जी के कार्य में कभी तो आपने योगदान दिया ही नहीं, हमेशा प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर आपने प्रश्न उठाया। और धर्म की बात तो आप कर ही मत, जब भी आपकी सत्ता आती है आप लोग देश के लोगों को आप तोड़ने का प्रयास करते हैं। रही बात विकास की, मैं तो पूछता हूँ कि आपके कार्यकाल में कितने आईआईटी थे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में 7 नए आईआईटी आ गए, और आपको बताना चाहूँ कि 7 नए आईएम। आदरणीय महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 तक पूरे देश में केवल 8 एम्स थे, केवल 8। इस 10 साल के कार्यकाल में 15 नए एम्स की स्थापना होती है, 16 नए ट्रिपल आईआईटी बनते हैं, 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनते हैं, 390 से अधिक विश्वविद्यालय बनते हैं। तो विकास की घाटा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिलाओं की बात करूं तो देखिए, ये ऐसी सरकार है जो महिलाओं के सम्मान की रक्षा करती है। आज तक किसी भी सरकार ने महिला की शौच की व्यवस्था के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि उनको महिलाओं की अस्पताल के बारे में उतनी चिंता नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आई तो महिलाओं के शौच की व्यवस्था के लिए शौचालय का निर्माण कराया। उनके माहवारी से समस्या आती है, उसको जूझने के लिए उनको ₹1, मात्र ₹1 में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। और तो और महिलाओं को जो है गर्भवती जब होती हैं, तब उनकी जो व्यवस्था होती है छुट्टियों की, तो वो जो अवकाश के दौरान जो उनको अवकाश मिलता है, वो 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। तो महिलाओं का विषय हो, युवाओं का विषय हो, किसानों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 प्रत्येक जो है प्रत्येक किसान को मिल रहा है। तो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, प्रत्येक व्यक्ति विकास की गाथा केवल देख पा रहा है, तो मोदी जी के कार्यकाल में देख पा रहा है। लेकिन क्या होता, तो केवल कहते हैं नए नए घोटाले होते हैं। कभी जिस प्रकार घोटाले हो रहे थे वर्तमान में, आप मुझे एक घोटाला बता दीजिए। मोदी जी के कार्यकाल में एक घोटाला नहीं हो पा रही, क्योंकि मोदी जी की नीति है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन इनका विपरीत होता है, इनका भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। जी संजय जी, देखिए 70 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया, क्या कांग्रेस ने 70 साल में विकास नहीं किया? क्या शिक्षा में उन्होंने विकास नहीं किया? क्या महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी सतर्क नहीं थी? क्या महिलाओं को सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी हैं? जी, हमारे भाजपा के साथी प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस ने 65 साल में जो राज की कुछ नहीं किए, आज मोदी जी ये जितने चीज बेच रहे हैं ना देश के, ये सब कांग्रेस की देन है, जिसको बेच के आप लोग आज सरकार में बैठ करके जो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा शौचालय दिए माता बहनों के लिए उन्होंने, बता दो इनको मध्य प्रदेश में ही 4.5 लाख शौचालय गायब हो गए इनके कार्यकाल पे। बता दो इनको आयुष्मान योजना के तहत इनका घोटाला मध्य प्रदेश में ही 7.5 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर के नाम पे रजिस्टर्ड हुए, और एक मरे हुए व्यक्ति को एक ही टाइम में 8 हॉस्पिटल में उनकी इलाज होती है, और करोड़ रुपए का इनके द्वारा घोटाला किया जाता है। और ये कहते हैं हमने क्या, मैं दूर की बात छोड़ू, अभी वर्तमान में इनको बता देता हूँ। अभी जो घोषणा पत्र आया है इसमें बताते हैं इनके घोषणा पत्र में क्या है, हमारे में क्या बता देता हूँ। आप सरकारी नौकरी की बात, कांग्रेस का 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली है जिसपे देंगे, इनके घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी कानून गारंटी की बात करती है कांग्रेस, इनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए नारी न्याय के तहत सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, इनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। महंगाई पर दाम को नियंत्रित करेंगे, ये कांग्रेस की न्याय पत्र में है, इनके में कोई जिक्र नहीं है। मणिपुर शांति स्थापित करने की बात कांग्रेस कहती है, इनके मैनिफेस्टो में कोई उनका जिक्र नहीं है। शांति स्थापित करने के बाद लद्दाख में जनजाति क्षेत्र संविधान क्षेत्र में 6ठे शेड्यूल होंगे शामिल, ये कांग्रेस कहती है, इनके में कोई जिक्र नहीं है। 25 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात कांग्रेस करती है, इनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। कर्ज माफी की बात करती है कांग्रेस, इनकी मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है। और ये कहते हैं कि हम देश को बना करके दे रहे हैं, देश की महिलाओं के प्रति हमारी जागरूकता है, देश की जी वही हमारे साथ विनोद जी भी बने हुए हैं। संजय जी 2 लाख नौकरी देने की बात कह दे, 2 करोड़ नौकरी की बात है, कितने लोगों को आपने नौकरी दे दी, लोगों का रोजगार संजय जी
विनोद जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना होगा और क्या मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या इस बार धर्म की राजनीति हो रही है? क्या विकास को लेकर बात करनी चाहिए दोनों ही पार्टियों को, क्योंकि देश में विकास जरूरी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए? क्या कहेंगे आप विनोद जी? मैंने दोनों प्रवक्ता को सुना, बहुत ध्यान से सुन रहा था। और आज मैं दोनों प्रवक्ता को देख रहा था कि बोरी भाषी में आज आप लोग ने, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, बोरी भाषी। तो आज तो ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं बोरी भाषी, पहला चीज। दूसरी चीज, मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं कि नारी वंदन का तीसरा किस्त 600 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं राम के मुद्दे में और आपका बीजेपी के मुद्दे में, कांग्रेस के मुद्दे में। देखिए, चुनाव जो हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी अगर लड़ रही है तो मोदी के फेस पे, इसमें आप ये मान लीजिए, और ये कड़वा सच है। अब मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आता हूं। कांग्रेस के वाले, आपने बोला कि कांग्रेस के भाई आप लोग बोलते हो धर्म की राजनीति तो आप भी करते हो, कांग्रेस भी कर रही है धर्म की राजनीति। रहा सवाल, आप बोल रहे हो आपका ही पार्टी के राहुल गांधी अगर बोलते हैं कि अगर देश में बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, तो मतलब संविधान कहां से खत्म होगा? अभी आपका मैं बात सुन रहा था कि लोगों के देश को बेच दिया। अरे देश की बेचने की ताकत किसकी है? क्या सामान बिका, आप मेरे को बताएंगे? कौन कौन सा सामान बिक गया, कौन कौन सा प्राइवेटाइजेशन हो गया, आप मुझे थोड़ा बताएंगे? बीजेपी के साथी से मैं सुनना चाहता हूं कि क्या आपका कहीं कोरबा का सीट कहीं फंस तो नहीं रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, एनालिसिस हुआ है कि कहीं कोरबा का सीट फंस तो नहीं रहा है। अब आप जवाब दे सकते हैं। जी, छत्तीसगढ़ से दुलारी जी भी बने हुए हैं, दुलारे अंसारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आयुषी, मेरी आवाज आ रही है? जी। अब मेरा साफ तौर पे सवाल है कि आप जब आईआईएम की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, तो आप फिर भगवान राम की बात क्यों करते हैं? आप मंदिर की बात क्यों करते हैं? आप मथुरा काशी की बात क्यों करते हैं? आप सनातनियों की बात क्यों करते हैं? प्रवीण जी, मेरा सवाल हो जाने दीजिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रवीण जी, आप छत्तीसगढ़ के रायपुर में जवाब अगर एक से ले लिया जाए तो अच्छा होगा। जी, विनोद जी ले लेंगे, सवाल ले लें पहले, फिर उसके बाद जवाब भी ले लेंगे। जी। पहला मेरा प्रश्न, जब आप आईआईएम की बात करते हैं तो फिर मैंने सवाल ये किया कि कांग्रेस वालों से, कांग्रेस ने बोला कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। उस कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोला कि मोदी जी ने देश बेच दिया। अरे देश बेचने की हिम्मत किसकी है? ये तो देश भारत देश है, भारत देश को कौन बेच सकता है? ये कांग्रेस वालों से। बीजेपी वालों से तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि 600 करोड़ उनका ट्रांसफर हो चुका है, पहली बात। आज अब बहुत बड़ी बात है, आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस को, मैं देख रहा था बोरी भाषी कहां पे है। एक चीज है, कांग्रेस वाले से मैं, बीजेपी वाले से मैं ये पूछना चाहता हूं, आपका कोरबा सीट कहीं फंस तो नहीं रहा है? जी, प्रवीण जी। देखिए आदरणीय महोदय का मैं सुन रहा था, आपने जो प्रश्न हमारे लिए पूछा कि कोरबा की सीट फंस तो नहीं रही, निश्चित रूप से हमारी कोई सीट नहीं फंस रही है। प्रदेश की 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि हमको जनता का विश्वास हमको प्राप्त होगा। हमने धरातल पर काम किया है। हमारी जो नीति है अंत्योदय की नीति है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की हम बात करते हैं, तो इसी विश्वास के बलबूते मैं कह पा रहा हूँ कि हम प्रदेश की 11 की 11 सीटें जीतेंगे। नहीं, कहीं पे नहीं, जिस हिसाब से लग रहा है, कोरबा में सर्वे हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा, आप लोग ने नारा दिया 11 का 11 सीट, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चुनाव आते आते जो एनालिसिस हो रहा है, जहां पे कम परसेंटेज हो रहे हैं कुछ सीट जैसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोरबा में मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। देखिए, हमारा संगठन प्रत्येक जो सीट है उसको महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए जिस प्रकार देखते हैं हमारा धरातल पर कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैंने जो पहले कहा उसी वक्तव्य को दोहराऊंगा, हम प्रत्येक सीट पर मेहनत कर रहे हैं। यदि हमको लगता है संगठन को किसी क्षेत्र पर अधिक काम करने की आवश्यकता है तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अपने मेहनत के बलबूते विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ, कि प्रदेश की 11 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस मित्र से पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, खड़गे जी का बयान का आपने जिक्र किया, उनके सपुत्र के बयान की आपने क्यों जिक्र नहीं किया, जो कहते थे कि सनातन धर्म की तुलना HIV से करते हैं, एड्स से करते हैं, डेंगू से करते हैं, मलेरिया से करते हैं, तो ये तो बार बार अपमानित करते हैं। और रही बात, देखिए महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे और अब मासिक 8,333 देंगे। आपकी सरकार के मैनिफेस्टो में कहा था आपने पिछले बार कि आप महिलाओं को प्रत्येक माह 500 रुपए देंगे। कितने महिलाओं को आपने 500 रुपए दिया?
एक महिलाओं को नहीं दिया। और आज आप 8,333 देने की बात करते हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मालूम है सत्ता तो आने की कोई बात ही नहीं है, बोलने में क्या जाता है। जो सरकार सत्ता रहते हुए आपने 500 रुपए जो का वादा किया था उसको पूर्ण नहीं कर पाए, तो किस प्रकार आप 8,333 देंगे। और देखिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ विकास की बात, क्या विकास का आपने किया, आप विकास के काम नहीं गिना पाते। इस प्रकार मैं कहता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद जो प्रदेश देश में पहले केवल 72 एयरपोर्ट्स थे, उसकी संख्या दुगुनी हो जाती है। सड़कों की जो संख्या है वो दुगुनी हो जाती है। रेलवे की अगर बात करूं, अगर विद्युतीकरण का, प्रवीण जी, तो दुगुना संजय तिगुना जी हो से जाता है। जवाब ले लेती हूँ। नहीं, मैं आयुषी मैम, एक चीज मेरे को ये बोलना था, आयुषी जी एक चीज बोलना था मुझे। जी। आप बोलते हैं रेलवे की हालत बहुत खस्ती है, ये बीजेपी को मानना पड़ेगा। क्योंकि कभी क्या होता है, आदमी यहां से निकलता है रिजर्वेशन करवा के, अभी रात को मैसेज आता है कि फला फला ट्रेन रिजर्व हो गया। अरे 30-30, 40-40 ट्रेन कैसे कैंसिल हो रहे हैं? सबसे ये चीज बताइए ना। ये सोचने वाली बात है बीजेपी के संगठन और बीजेपी के लोगों को कि एक दिन में छत्तीसगढ़ से 20-20, 30-30 ट्रेन लेट हो रहा है। अरे भाई, जी, जिसको किसी को छत्तीसगढ़ में तो किसी को डबल एग्जाम इंजन की देना, सरकार है, फिर किस प्रकार से काम हो रहा है? ट्रेनें हाँ, लेट हो रही है, क्यों? वो जनता को परेशानी हो रही है काफी। देखिए निश्चित रूप से पिछले 5 साल तक प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की, आप डबल इंजन की सरकार है, इसलिए जनता जानती है कि जिस प्रकार रेलवे के अगर विद्युतीकरण की बात करूं तो जो अभूतपूर्व काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ आज तक नहीं हुआ था। दोहरीकरण तो छोड़ी, तो सिंगल ट्रैक थे उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। आज हम देखते हैं कि डबल ट्रैक बेच रहा है और ट्रिपल ट्रैक्स की बात हो रही है, तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ अल्पकालीन अवरुद्ध बाधाएं आ रही होंगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, जिस प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में वेटिंग की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति को वेटिंग में सफर नहीं करना पड़ेगा, कंफर्म टिकट मिलेगी। ये अगर व्यवस्था कोई कर पाएगा तो केवल मोदी जी कर पाएंगे। ये तो केवल लगातार भ्रष्टाचार करते थे, चाहे वो रेलवे का जी। क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जी दुलारी जी। मेरी आयुषी जी दुलारी जी। शायद वो म्यूट प्रवीण जी, एक सवाल का जवाब। जब आप आईएम की बात करते हैं तो भगवान राम की बात क्यों करते हैं? जब आप आईआईटी की बात करते हैं तो मथुरा काशी की बात क्यों करते हैं? आप जब बाकी चीजों की बात करते हैं तो हिंदुओं की और सनातनियों की बात क्यों करते हैं? आप कभी मुसलमानों की बात करते हुए नहीं दिखते, आप कभी सिख की बात करते हुए नहीं दिखते, आप कभी ईसाइयों की बात करते नहीं दिखते, आप सिर्फ और सिर्फ सनातनियों की बात करते हुए दिखते। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ ऐसा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है वो सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, बाकी वर्गों के नहीं? जी प्रवीण जी, इनका प्रश्न दोहराएंगे, वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। उनका कहना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सनातनियों की बात करते हैं? क्या सिर्फ सनातनियों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? यदि बात करें मुसलमानों की, सिखों की, तो उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्यों नहीं की जाती? देखिए आदरणीय दुलारी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, जो भ्रांति हमारे कांग्रेस के मतलब फैला रहे हैं। देखिए हमारी जब सत्ता आती है कांग्रेस को पछाड़ने के बाद, तो हमारा सबसे पहला नारा क्या होता है? सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास भी हो, सबका प्रयास भी। तो जिस पार्टी का नारा सबका साथ हो सबका विकास हो, वो पार्टी सबको लेकर काम करती है, केवल एक धर्म विशेष समुदाय विशेष को लेकर नहीं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो कुरीतियां बहुत सारे वर्ग विशेष समुदाय विशेष में थी। इस प्रकार हमने 3 तलाक को लेकर हटाया, तो आप जानती हैं कि महिलाओं में इस प्रकार 3 तलाक को लेकर पीड़ा थी। आज वो प्रसन्न है कि इस प्रकार की कुरीति को हटाया गया। महिलाओं के इस प्रकार अगर मैं बात करूं, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, उसको सुरक्षा दी जाती है, चाहे वो हमारे ईसाई भाई हो, चाहे वो हमारे सिख समुदाय के लोग हों या मुस्लिम भाई हो, सबका हमने विकास किया है। किसी वर्ग विशेष को लेकर राजनीति नहीं की, तुष्टिकरण की राजनीति कोई करते हैं तो केवल कांग्रेस वाले करते हैं। हमारी जो है विचारधारा तो सबको लेकर चलने की। हमने कब कहा कि सनातन को लेकर चलते हैं? हम जिस प्रकार जो भारतवासी हैं उनकी चिंता करते हैं। संजय जी, क्या कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है? प्रवीण जी का कहना है कि कांग्रेस लगातार जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती है, उनके रहते हुए विकास नहीं हुआ। जी जी जी, ये जो बोल रहे थे ना मुंगेरी लाल के सपने, मैं इनको बता रहा हूँ कि इनके जो कार्यकाल पे जो हुए हैं, जो देश में भाई को भाई से लड़ाने का, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम जो भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। हमारे विनोद जी जो प्रश्न किए थे, बता देता हूँ कि क्या बेच दिए देश का चीज को। मोदी जी बीएसएनएल के टावरों को, बीएसएनएल आज तक 5G नहीं होने पा रहा है, उसको जियो को एक साथ पूरे टावरों को जो देश
जो भारत का जो संपत्ति थी उसको एक प्राइवेटाइजेशन को दे दिया गया। 16,000 टावर को, सुन लीजिए बात को, रेल जहां स्टेशनों पे जो 3 रुपए टिकट पे आप अंदर जा सकते 50 रुपए कर दिए, लाल किला को ये प्राइवेटीकरण कर दिए, वहां पर क्या सरकार नहीं चला पा रही थी? इस तरह के बहुत सारे चीजें हैं जिसको भाजपा के आने के बाद ये तो प्राइवेटीकरण कर दिया गया है और लोगों को 1 रुपए की चीजों को लेकर के जानती है विनोद जी की बात को मैं धन्यवाद भी दूंगा जिन्होंने रेलवे की बात कही। आज आदमी 10 रुपए की टिकट कटा करके 100 किलोमीटर का सफर कर सकता था, लेकिन कोरोना काल में लेकर के पूरे ट्रेनों की लेट लतीफी और कैंसिलेशन लेकर के आदमी मजबूर है अपने कार्यों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो 10 रुपए की टिकट 50 रुपए की टिकट में तो सफर करती थी, आज उनको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और ये करने की बात, दूसरी बात बता दूंगा कि वर्तमान और जो लोगों के साथ नियमित जो बातें होती हैं और जो उनकी जरूरत की चीज है, इन्होंने कहा था 450 रुपए में गैस देने की बात, छत्तीसगढ़ की कितने माताओं को दे दिए। इनके सरकार बनने के बाद 100 दिन में महंगाई कम कर देने की बात, कितने लोगों को सस्ते में दाल मिल गए, कितने लोगों को सस्ते में खाने के तेल मिल गए, कितने लोगों को रोजगार मिल गए। तो ये वर्तमान परिस्थिति और जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पर इनके द्वारा कार्य क्या किया गया। ये सिर्फ एक ही काम किए हैं कि भाई को भाई से लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, और दूसरा कोई काम नहीं। और बता दो, सुन लीजिए, जिस माता बहनों की चिंता करते थे लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले, जिस शराब को लेकर के आपने छाती पीट पीट करके रोया था, आज वही शराब को आपने चखने का दुकान भट्टी के अंदर खोल रहे हैं। क्या आज माताओं को पीड़ा नहीं हो रही है? शराब की रेट बढ़ा करके आप शराब बेच रहे हैं। अब क्या जब तक कांग्रेस थी और शराब जहर था, भाजपा के आने के बाद क्या शराब अमृत बन गई? तो आप जो परिदृश्य है उस परिदृश्य को देखिए। संजय जी, कांग्रेस ने यदि विकास किया छत्तीसगढ़ में, तो विधानसभा चुनाव हुए कुछ समय पहले, फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे हार गई? सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने विकास किया, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कांग्रेस ने लोक कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ की तीजों त्योहार को जीवित किया है, ये भाजपा कभी सोच नहीं सकती थी। गोबर से लोगों को रोजगार मिल सकता है, ये कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। महिलाओं को मिलेट के माध्यम से अपने घर में बने चीजों को बीच बाजार में उनको एक मार्केट सजा करके दे करके अपने लोगों को रोजगार और स्वावलंबी बना सकता है, ये कभी सोच नहीं सकती थी। ये खाली वोट बैंक की राजनीति समझ करके छत्तीसगढ़ की माताओं को इनके द्वारा यूज किया जाता था। इन सब चीजों को लाने वाला कांग्रेस है। आज भी बता दूं कि कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज कहीं छत्तीसगढ़ में गिरा नहीं है। निसंदेह हम हारे जरूर हैं, हम विपक्ष की भूमिका में जरूर बैठे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं नकारी, वो तो हमारे बीच की कुछ कमियां थी, हम स्वीकार करने में कहीं इसमें संकोच नहीं करते, जिसके कारण हम पीछे गए। नहीं तो आज भी इस चीज को लेकर चल रहे हैं। हमारे विनोद जी ने एक बात और कहा, बोरेबासी कहीं दिखा नहीं है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ में हर जगह मनाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी रायगढ़ में थे, देख लीजिए उनके प्रोफाइल में जा करके बोरेबासी को, ये संस्कृति, इसको चलाने का काम किसका रहता है? ये सरकार में बैठे लोगों का काम रहता है। जो छत्तीसगढ़ की जो बोरेबासी को चलाने का काम जो कांग्रेस की सरकार थी जिसने चालू की थी, तो भी वर्तमान सरकार है, उनके चलाने का काम। लेकिन भाजपा जो है छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए, और देख लीजिए छत्तीसगढ़ महातारी के वंदना जो चलता था हर कार्यक्रमों में, उसे भाजपा ने बंद कर दिया। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो बेहतर चीजें थी उसको बंद करने का एक एक करके काम कर रही है, और ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ विकास नहीं किया। जी दुलारी जी, तो गलत बात है। दुलारी जी, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है और देश की भी जनता देख रही है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। जी संजय जी, वापस आपके पास आऊंगी मैं। दुलारी जी, लंबे समय से आप कुछ कहना चाह रहे थे। आयुषी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी दुलारी जी, देखिए, जब कांग्रेस बात करती है विकास की, तो फिर जनता उन्हें नकार देती है। जब आप बात करते हैं गोबर की, तो जनता उन्हें नकार देती है। आप बात करते हैं गौठान की, गौठान के लिए जनता आपको नकार देती है। आप बात करते हैं शराब की, शराब के लिए जनता आपको नकार देती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप वो मुद्दा नहीं लेकर के आ रहे जिसकी जनता को जरूरत है। आप वो रोजगार लेकर के नहीं आ रहे जिसकी जनता को जरूरत है। आप वो विषय लेकर के नहीं आ रहे। आप कहीं ना कहीं असफल है। एक बात बताइए मुझे, कल खड़गे जी को ये बोलने की क्या जरूरत है कि शिव डर या भगवान शिव के रूप है? आप इस
इस सवाल को, इस बयान को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं? क्या आप जो चुनाव है वो धार्मिक मुद्दों पर चुनाव होंगे, अब भगवान पे चुनाव होंगे, आधे भगवान आप रख लीजिए, आधे भगवान ये रख लेंगे, जो जिस भगवान को मानता होगा उस भगवान के नाम का वोट देगा। अब लोगों को पेट्रोल नहीं चाहिए क्या? लोगों को नौकरी नहीं चाहिए क्या? लोगों को गैस नहीं चाहिए क्या? तो क्या आप इस बात को जस्टिफाई करने में पूरी तरीके से कांग्रेस असफल रही है? कांग्रेस को अपनी लाचारी, अपनी बेबसी पे को मानना पड़ेगा कि वो लोगों तक वो मुद्दे नहीं रख पा रही है जो मुद्दे लोगों को जरूरत है, या जिस मुद्दों के लिए लोगों ने कांग्रेस को 70 साल तक चुना है, और अब कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को 10 साल से चुना जा रहा है। देखना बहुत अहम हो जाता है कि कांग्रेस मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भगवानों में भी बंटवारा कर देंगे? बड़ी बात तो ये भी है। भगवान आयुषी, भगवान शिव अब कांग्रेस के हो गए हैं, और भगवान राम जो है वो तो बीजेपी के पेटेंट है। शुरू से भगवान राम पे 1992 से बीजेपी ने भगवान राम को लेकर के राजनीति की है। जी प्रवीण जी। जी देखिए, बंटवारे की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं। अगर हमारे धर्म के हमारे प्रमुख भगवानों की बात करूं तो शिव जी और राम जी, उनमें आपस में बहुत सौहार्द था, और उसी सौहार्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन मैं दोनों उत्तर देता हूँ कि हमारा एजेंडा पहले से था कि हम सत्ता में आएंगे तो सेवा के अवसर के माध्यम से हम प्रभु श्री राम जी के मंदिर का प्रतिष्ठा करवाएंगे। हमने करवा भी दिया, लेकिन साथ ही बताना चाहूंगा कि उसके पहले काशी विश्वनाथ इस प्रकार कॉरिडोर का निर्माण किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। इस प्रकार केदारनाथ की तरफ बात करते वहां का जीर्णोद्धार जो करवा पाया तो मुझे ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। तो हम तो कभी तुष्टिकरण की राजनीति चाहे वो किसी भी वर्ग में हम नहीं करते। हम तो चाहे शिव जी हो, चाहे राम जी हो, जो भी धर्म विशेष या वर्ग विशेष को मानने वाले समर्थन करके सम्मान करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाएंगे जो हमारे सनातन धर्म को एक से तुलना करते तो कहाँ समझेंगे। और रही बात प्रदेश की आप बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जिस पार्टी के पास 71 सीटें थी 90 में से, वे 75 पार का नारा दे पा रहे हैं। आप 35 तक पार नहीं कर पाए क्योंकि आपने क्या किया? आपने महिलाओं का विश्वास बेच दिया, आपने युवाओं का भविष्य बेच दिया, और निश्चित रूप से प्रदेश को आपने जो है गर्त में डाल दिया। इसलिए महिलाओं को आपको मैं याद दिला दूं कि आपके कार्यकाल में केस मंडवाने पड़ रहे थे अपनी मांगों को लेकर। युवाओं को देश ने पहली बार देखा कि नग्न होते हुए प्रदर्शन करते हुए, ये बहुत दुर्भाग्यजनक था। गोबर की आप बात कर रहे थे, योजना से हमको कोई परेशानी नहीं थी, उसके क्रियान्वयन में आपने घोटाला किया। गोबर घोटाला होता है, घोटाला होता है। आपकी विधानसभा के पटल पर कहा जाता है कि एक गौ माता जितनी गोबर नहीं कर सकती, उससे अधिक का भुगतान गोबर के माध्यम से किया जाता है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी इनके बार बार दिख रहा था, इसलिए जनता ने इनको खाकर फेंक दिया और हमको सेवा का अवसर दिया। चाहे प्रदेश की हम बात करें या देश के जो चुनाव चल रहे हैं, जी प्रवीण जी, तीसरे कार्यकाल में भी समय का अभाव है जी, और मैं सभी से आखिरी प्रतिक्रिया जो है ले लेती हूँ। पहले संजय जी से ले लेती हूँ। संजय जी, हाथ बदलेगा हालात आपका नारा है, किस प्रकार से इस बार हालात बदलेगा? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सभी वर्गों को लेकर के, मजदूर को लेकर के, किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, सभी के लिए निष्पक्ष एमएसपी को लेकर के जो योजनाएं हैं वो सभी चीज को मैनिफेस्टो में पूरे विश्लेषण के साथ दी गई है, और इसको जनता स्वीकार कर रही है, जनता इस पर विश्वास कर रही है, और इस बार कांग्रेस को अवसर देगी। और 10 साल के कुशासन मोदी जी के जो रहे हैं, इनके 14 से लेकर के 14 की घोषणाएं, 19 की घोषणाएं उन्होंने कोई पूर्ण नहीं किए। इन चीजों से लेकर के जनता के मन में उनके प्रति अविश्वास का भाव बढ़ा है, क्योंकि देश में मोदी जी के आने के बाद से धर्म और संप्रदाय को जो आज परिस्थितियां हैं, आज कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, ऐसी परिस्थिति देश के अंदर है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। इसलिए देश की जनता देश में शांति चाहती है, और कांग्रेस की मैनिफेस्टो को उनको पूरा विश्वास है। इस बार निस्संदेह देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता स्वयं चाहती परिवर्तन, इसलिए इस बार का भाजपा 400 पार की जो नारा दे रही है, देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि 150 पार ना हो पाए। ये जी प्रवीण जी से पूछ लेती हूँ। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, किस प्रकार होगा 400 पार फिर? देखिए, हम तो अपने कामों को लेकर धरातल पर लगातार गए हैं, केवल चुनाव के लेकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार फील्ड पर रहता है। सत्ता उसके लिए सेवा का अवसर है, राज करने का अवसर नहीं होता है। हम तो सत्ता आए चाहे मत आए, हम लगातार
सेवा करते आए हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टो के बार-बार बात कर रहे थे। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी तो आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा गया कि आप 370 को बहाल करेंगे। ऑलरेडी राहुल जी बार-बार सभा में कह रहे थे कि हमारी सत्ता आएगी तो आप 370 को बहाल कर देंगे। आपके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है? दूसरा, आप लगातार जीएसटी को लेकर कह रहे थे कि जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स है। अब आपने क्यों कहा कि जीएसटी 2.0 लॉन्च करेंगे? अब आपकी रणनीति क्या हो गई? तो निश्चित रूप से इनकी परिवर्तनशील मानसिकता रहती है। और आप एमएसपी की बात क्या करते हैं साहब? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आपकी सरकार जब से 2006 से 4 से लेकर 14 तक 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आती नवंबर 2006 में, सुन लीजिएगा। आप मेरे से प्रश्न करने का बजाय जनता को बताइए कि जनता के लिए आपने किया क्या है और करेंगे क्या? होता है 2006 में होता है, बिल्कुल उसी को आप सिफारिश नहीं करते हैं। आपके पास 14 तक सत्ता थी। आपने जो है क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ। 6 से लेकर आपके पास 14 तक का समय था, तब आप प्रवीण जी, आखिरी प्रतिक्रिया आप भारतीय जनता पार्टी की। आप अपने विचार को बताइए। आरोप शुरू से लास्ट तक आपके ऊपर आरोप रहेंगे। सबका विकास, सबका विश्वास प्रयास को लेकर है और अंत्योदय की विचारधारा है। हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास बात करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक करते हैं और सभी भारतवासियों को अपना परिवार कहते हैं। तो इसी विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से 400 पार होगा। जी विनोद जी, आपने दोनों को ही सुना, क्या कहेंगे इस पर? क्या विचार हैं आपके? मैं दोनों को सुन रहा था। सबसे पहले तो कांग्रेस वालों को ये बताना चाहता हूं मैं। विनोद जी, विनोद जी, हेलो। हाँ, मैंने दोनों को सुना। और दोनों के सुनने के बाद मैंने विचार बोला। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 150 सीट पार नहीं होगा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पहली बात, उन्होंने बात की आपके सुरक्षा की। आज सुरक्षा, एक चीज बताइए, बीजेपी सरकार आई है, इसमें नो डाउट सुरक्षा इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, आप आराम से कश्मीर घूम के आ सकते हैं। पहले हालात थे? नहीं थे। शुक्रवार के दिन हर दिन के बाद पत्थर चलते थे। वो हालात बदले हैं जी, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा। आज दिल्ली या बॉम्बे, कोई भी मेट्रो सिटी में कितने सारे बम अटैक हुए? कोई भी बम अटैक नहीं हुआ है। रही बात, आपको एक चीज बताओ, सबसे मेन चीज है, कांग्रेस अगर ये है, उनका टीम वर्क कमजोर है। और टीम वर्क के साथ साथ सबसे पहली बात जो है, अगर वो आज उल जलूल बयान देते हैं, आज उनको भी राम याद आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी राम याद आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो राम के सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक चीज है, मेरा एक कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं कहीं मेरी बात पहले खत्म हो जान दीजिए। मेरी बात, मैं आपकी बात पूरी सुन रहा था, मेरी बात पहले खत्म हो जान दीजिए। आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि देश में शांति और सुरक्षा का माहौल है। आज इंडिया ग्लोबलाइजेशन के पोजीशन में है। आज इंडिया जीएसटी के बहुत अच्छे पोजीशन में है। विनोद जी, समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिए। बिल्कुल हम वर्ल्ड लीडर इसमें चक्कर में। और आपको ये बता दूं, वही अब ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि किसकी सत्ता आएगी और कौन इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को किसकी सत्ता आएगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल के इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।